Hello, people. How are you? I hope everyone can listen to me. Everyone can watch me. सब लोग मुझे देख पा रहे, सुन पा रहे. कैसे सब लोग? I presume सब लोग मुझे देख पा रहे. Yes, 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 yes. Okay, okay. I presume everyone is able to. Yes, 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 yes. So I also can now look at you, watch you. Okay. कैसे सब लोग? खाना हो गया एकदम सबका? बढ़िया खाना हो गया? क्या खाया? बोलो भाई, क्या खाया? सर इतना दबा के खाया है, क्या बोले आपको कि बस अब लेक्चर आपका स्टार्ट होते से हम सो जाएंगे? ऐसा तो नहीं ना भाई. क्या खाया? पेट भर के खाया या फिर थोड़ा थोड़ा खाया? क्योंकि अब जब तक रिजल्ट नहीं आया था एग्जीक्यूटिव का तब तक तो दबा के खा रहे थे. कैसे हो भाई लोग? यस यस यस, जय माता दी, जय माता दी करो. जय माता दी. आई प्रिज्यूम सब लोग जय माता दी बोलेंगे. आई होप सब लोग मेरे साथ है. आ रहे सब लोग ज्वाइन हो रहे. यस 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 यस. ओके. कौन है कौन है कौन है? स्टूडेंट्स. सम स्टूडेंट्स हु आर देयर. भाई कुछ तो कमेंट करो, कुछ तो कमेंट करो. यस, दुर्वेश. दुर्वेश है. हेलो, जय माता दी. उत्कर्ष, जय माता दी. JMT हो गया बट डजंट मैटर. जय माता दी उत्कर्ष. ओके. दुर्वेश, नाम बहुत अच्छा है. तुम्हारे नाम का मतलब क्या है दुर्वेश? हाँ दुर्वेश बेटा, तुम्हारे नाम का मतलब क्या है? डू यू नो दैट? भावना. जय माता दी भावना. भावना का मीनिंग तो सबको पता है. उत्कर्ष का भी पता है. भाई दुर्वेश का मतलब क्या है? दुर्वेश भाई. यस. अखिल, लुकिंग हैंडसम. ओ अखिल, क्या बात है भाई. थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट बड़ी. एज यूजुअल यू नो. शशांक भट्ट, हेलो. क्या बात है प्रशांत. जय माता दी. अहिल, जय माता दी सर. दुर्वेश, आई एम वेटिंग फॉर द मीनिंग ऑफ योर वर्ड. गणपति पप्पा को दुर्वा चढ़ाते हैं, उससे डिराइव हुआ है. करेक्ट. आई न्यू. मैं जानना चाहता तो तुम्हें पता है कि नहीं. करेक्ट. गणपति पप्पा को जो दुर्वा चढ़ाते हैं वहां से डिराइव हुआ है. वेरी गुड. परफेक्ट. अखिल गर्ग, जय माता दी भाई लोग. प्रशांत, शशांक, अखिल, भावना, उत्कर्ष. यस. कैसा रहा आज का सेशन? आज सुबह से सेशन कैसा रहा? आज पहले ही सेशन आरसीडी का था. आरसीडी के बाद आपका कौन सा सेशन हुआ? MCS. उसके बाद बोलो, MCS के बाद टैक्स हुआ या MCS के बाद ड्राफ्टिंग हुआ? यस. जय माता दी नीराद. जय माता दी मिनल. यस. जिनी. यस जिनी. हेलो जिनी, जय माता दी. अच्छा, पहले आरसीडी, फिर MCS, फिर ड्राफ्टिंग, फिर टैक्स. माय गॉड. और अब वापस गवर्नेंस. खाना खा लिया है. नींद किसको किसको आ रही है? जरा हाथ ऊपर करो. किसको नींद आ रही है? हाथ ऊपर करो. किसको किसको नींद आ रही है? एक बार हाथ ऊपर करो क्विकली. यस. देखो मेरा हाथ ऊपर है. अरे भाई बोलो. अखिल, देखो हमारे जो सब्जेक्ट पढ़ना है दोस्तों, हमें जो सब्जेक्ट पढ़ना है, हमारे सब्जेक्ट का नाम ही क्या है? गवर्नेंस. हमारे सब्जेक्ट का नाम ही क्या है? गवर्नेंस. रिस्क मैनेजमेंट.
आ रही थी बट आपको देख के जोश आ गया। उत्कर्ष जैसा तू समझ रहा है ऐसा कुछ नहीं भाई, उत्कर्ष जैसा तू समझ रहा है ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंस एंड एथिक्स भूलो मत, हमारे सब्जेक्ट में एथिक्स आ रहा है, एथिक्स। और ये एथिक्स वर्ड बहुत जरूरी है, इसलिए ईमानदारी से ऑनेस्टली मुझे आप लोगों का कमेंट चाहिए। गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंस, एथिक्स जब हम कहते हैं GRMCE, तो भाई देखो अखिल को नींद आ रही थी बट अब चली गई, उत्कर्ष को आ रही थी बट मेरे को देख के जोश आ गया। करें आज के सेशन की शुरुआत। अगर आज के सेशन की शुरुआत करना है तो आप सबको बोलना है आप आगे बढ़ो, बट कैसे बोलना है? AAB, आप आगे बढ़ो। टेल मी आप आगे बढ़ो। मैं आज के सेशन की शुरुआत कर देता हूं। टेल मी आप आगे बढ़ो। तो लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन फॉर टुडे नाउ। अगर आप बोलोगे तो मैं आज के सेशन की शुरुआत कर दूंगा। यस, AAB, आप आगे बढ़ो। क्या बात है दोस्तों। गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंस, एथिक्स, आज के सेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? देखो बहुत जरूरी है ये समझना कि हम इस सब्जेक्ट को पहले 100 मार्क का जो सब्जेक्ट है, इसका जो टाइटल है उसको भी अच्छे से समझे। तो आज के सेशन में हम सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस, व्हाट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड व्हाई इज इट नीडेड। भाई कंपनीज में कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जरूरत क्यों पड़ी? व्हाई इज इट नीडेड इन कंपनीज? व्हाट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस? उसके बाद नंबर 2 हम देखेंगे व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट। आई प्रिज्यूम जो कुछ भी मैं लिख रहा हूं आप आपके नोटबुक में जरूर लिख रहे हो, बिकॉज जैसे मैंने कहा है बाय द एंड ऑफ दिस बैच आपके नोट्स ही आपको पढ़ने हैं। व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज कंप्लायंस एंड लास्ट पॉइंट नंबर 4 व्हाट इज एथिक्स एंड व्हाई इज इट नीडेड इन बिजनेस। भाई एथिक्स का बिजनेस में क्या रोल है ये भी हम पढ़ेंगे। व्हाई इज इट नीडेड इन बिजनेस, ये भी हमें देखना है। व्हाई इज इट नीडेड इन बिजनेस मतलब ये 4 क्वेश्चंस अगर हमने समझ लिए तो हमें इन चारों टॉपिक्स का जो हमारा सब्जेक्ट का हिस्सा है, गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंस, एथिक्स, इन चारों का लिंक हमें समझ में आ जाएगा। इन चारों का लिंक समझने के लिए इन 4 क्वेश्चंस का जवाब ढूंढना बहुत जरूरी है। बाय द वे हमारे कल के सेशन में हम लोगों ने जस्ट ओवरव्यू जब किया था उस वक्त मैंने आपको एथिक्स के बारे में बताया था, व्हाट इज एथिक्स। तो ये थोड़ा बहुत आइडिया सबको है। आज के सेशन की शुरुआत हमारा जो सब्जेक्ट का टाइटल है गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंस एंड एथिक्स, ये जो 4 पार्ट्स है, इन 4 पार्ट्स के 4 क्वेश्चंस है, जिसमें मैंने आपको कल के सेशन में कहा था कि हमारा गवर्नेंस का पार्ट जो पेपर में आता है वो 50 मार्क्स के लिए आता है, जो रिस्क मैनेजमेंट है वो 20 मार्क्स के लिए आएगा, जो कंप्लायंस है वो 20 मार्क्स के लिए आएगा, और जो एथिक्स और उसके 4 चैप्टर्स है वो 10 मार्क्स के लिए आएंगे। इस तरह का हमारा वेटेज है। करेक्ट, प्रशांत ने तुरंत जवाब दे दिया। यस प्रशांत, मैं आऊंगा उस टर्म पर। स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। पहले व्हाट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड व्हाई इज इट नीडेड। कल के सेशन में मैंने आपको गवर्नेंस का मीनिंग पूछा था, अगर आपको याद होगा तो, और मैंने आपको कहा था गवर्नेंस का मतलब क्या है। व्हाट इज गवर्नेंस, बोलो व्हाट इज गवर्नेंस, व्हाट इज गवर्नेंस। कल के सेशन में आपको कहा था गवर्नेंस का मतलब, गवर्नेंस इज रिलेटेड टू, बोलो डिसीजन मेकिंग। यस भावना, यू राइट। गवर्नेंस रिलेटेड टू डिसीजन मेकिंग, गवर्नमेंट रिलेटेड टू द कॉर्पोरेट practices being followed. किस तरह से कॉर्पोरेट प्रैक्टिस फॉलो होते हैं ये गवर्नेंस से पता चलता है। गवर्नेंस इज रिलेटेड टू डिसीजन मेकिंग, टू स्टीयर। ध्यान रखना, गवर्नेंस जब मैं टर्म कहता हूं
उसका मैंने कहा था गुबरमेट वर्ड से आया था और उसका मीनिंग है टू स्टीयर। मुझे बताओ कंपनी अगर एक कार है, कंपनी अगर एक कार है तो उस कार की जो स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग किसके हाथ में होती है? मैंने आपको एक पॉइंट रखा है, कंपनी अगर एक कार है तो उस कार की स्टीयरिंग किसके हाथ में होती है? कोई बोलेगा? अखिल, कंप्लायंस ऑफ लॉ बोथ इन लेटर एंड स्पिरिट। ओके बेटा, इट इज वन ऑफ द पार्ट। गवर्नेंस का वो एक छोटा सा हिस्सा है बेटा, बहुत छोटा सा हिस्सा है। दैट इज नॉट एंटायर गवर्नेंस अखिल। यस, कंपनी अगर एक कार है तो कंपनी के उस कार की स्टीयरिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में है। और आप सबको पता है, जब हमारे हाथ में स्टीयरिंग होती है, हमारे हाथ में जब स्टीयरिंग होती है तो हम स्टीयरिंग को जिस डायरेक्शन में मोड़ते हैं, हम स्टीयरिंग को जिस डायरेक्शन में मोड़ते हैं उस डायरेक्शन में हमारी कार चलती है और उस डायरेक्शन में हमारी कंपनी चलती है। मैंने क्या कहा? कंपनी अगर एक कार है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसके स्टीयरिंग है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिस डायरेक्शन में कंपनी के उस स्टीयरिंग को घुमाएंगे, कंपनी उस डायरेक्शन में चलेगी। और इसलिए कहते हैं, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कंपनी के उस कार को जो स्टीयरिंग है, उस स्टीयरिंग का जो डायरेक्शन है वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रति मोड़ दिया, तो कंपनी को उस कॉर्पोरेट गवर्नेंस होने के कारण सस्टेनेबल बिजनेस डेवलपमेंट मिलेगा। मैंने कल आपको कहा था, कोई भी कंपनी क्या चाहती है? गोइंग कंसर्न चाहती है। तो गोइंग कंसर्न एंश्योर करना है तो कंपनी को कॉर्पोरेट गवर्नेंस डेफिनेटली क्या करेगा? हेल्प करेगा। हम उसके ऊपर आएंगे, बट अभी के सेशन में मैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस इस टर्म का ओरिजिन आपको बता रहा हूं। पहले व्हाट इज द हाउ दिस टर्म गॉट ओरिजिन? कॉर्पोरेट गवर्नेंस ओरिजिन। भाई आप सबको ये तो पता होना चाहिए, जब भी कोई कानून बनता है उस कानून का कोई ना कोई एक ओरिजिन होता है, कोई ना कोई एक पर्पस होता है, रीजन होता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस ये जो कानून आया इसका भी ओरिजिन हम कहते हैं यूएसए के एक स्कैम, एनरॉन के स्कैम के बाद इस कॉर्पोरेट गवर्नेंस का महत्व बढ़ गया। एनरॉन कंपनी के स्कैम के बाद कॉर्पोरेट गवर्नेंस का महत्व बढ़ गया। नाउ व्हाट वाज दिस स्टोरी ऑल टुगेदर? लेट मी एक्सप्लेन यू। दोस्तों, अगर सब लोग मेरे साथ है और इस कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ओरिजिन की स्टोरी सुनने के लिए रेडी है तो थम्स अप कर दो। लेट मी सी योर थम्स अप। तो मैं ये स्टोरी आपको सुनाना स्टार्ट कर देता हूं। हमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ओरिजिन की स्टोरी जानना है और ये जो हम स्टोरी जानने वाले हैं यही हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है गवर्नेंस का, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, उसके अंदर ये हमें हेल्प करने वाला है। तो लेट अस गो एंड स्टार्ट द डिस्कशन। दोस्तों, यूएसए में एनरॉन जो कंपनी थी, एनरॉन कंपनी वाज द फॉर्च्यून 500 कंपनी। मतलब फॉर्च्यून 500 मतलब यूएस के टॉप 500 कंपनीज में से एक कंपनी एनरॉन कंपनी थी। टॉप 500 कंपनी में से एक कंपनी का बिजनेस था इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर जनरेशन। इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर जनरेशन, एनरॉन कंपनी का मेन बिजनेस था इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर जनरेशन। वन ऑफ द फॉर्च्यून 500 कंपनीज ऑफ यूएस, टॉप 500 कंपनीज में आ रही थी। ये जो एनरॉन कंपनी है, मैं आपको बता दूं, शायद कुछ स्टूडेंट जो महाराष्ट्र के रत्नागिरी एरिया में रहते हैं, रत्नागिरी चिपलून उस एरिया में, तो इस एनरॉन कंपनी का महाराष्ट्र में एक पावर प्लांट भी लगने वाला था, दाबोल कहते हुए, दाबोल पावर प्रकल्प। अगर किसी को पता है तो यू कैन डेफिनेटली कमेंट। तो इस दाबोल में उनका इलेक्ट्रिसिटी प्लांट लगने वाला था, बट उससे पहले ही डेफिनेटली वहां के लोगों ने, रत्नागिरी के लोगों ने प्रोटेस्ट किया और वो प्रपोजल महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अप्रूव नहीं किया और उसके कुछ सालों बाद कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई, बैंकरप्ट हो गई। तो हमारी किस्मत अच्छी। हुआ क्या था? एनरॉन कंपनी जो फॉर्च्यून 500 कंपनी थी, उस एनरॉन कंपनी के अंदर इन द ईयर 1993 कंपनी वेंट इनटू लॉसेस। कंपनी पहली बार लॉस में चली गई इन द ईयर 1993। अब कंपनी जब लॉस में चली गई तो कंपनी के प्रमोटर्स ने सोचा, हमारी तो फॉर्च्यून 500 कंपनी है, अगर ये लॉस शेयर होल्डर्स के सामने, स्टेक होल्डर्स के सामने आ गया तो डेफिनेटली कंपनी का नेटवर्थ, स्टॉक प्राइस मार्केट से नीचे आएगा और जिसमें प्रमोटर्स का जो वेल्थ है वो इरोड होगा। क्योंकि प्रमोटर्स के पास मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग थी तो प्रमोटर्स का वेल्थ इरोड होगा। प्रमोटर्स ने सोचा लॉस है, कोई दिक्कत नहीं, हम विंडो ड्रेसिंग करते हैं और इस विंडो ड्रेसिंग के रास्ते हम लोग क्या करेंगे, अगले साल जब प्रॉफिट आएगा तो उस प्रॉफिट को इस साल के लॉस में एडजस्ट करेंगे। अभी लॉस हुआ तो भी प्रॉफिट दिखा देंगे। प्रमोटर्स ने लॉस होने के बावजूद भी कंपनी प्रॉफिट में ये शो इसलिए किया था कि स्टॉक प्राइस नीचे ना आए।
अब अगले साल भी कंपनी को फिर से लॉस हुआ। जब अगले साल फिर से लॉस हुआ तो प्रमोटर्स ने सोचा पिछले साल का लॉस हमने प्रॉफिट दिखाया, किसी को समझा नहीं, इस साल भी हम लॉस को प्रॉफिट दिखाते, कभी ना कभी जो प्रॉफिट होगा उसके अगेंस्ट एडजस्ट कर लेंगे। और ऐसा कंटिन्यूसली 3-4 साल तक हुआ। जब 1995-96 तक कंपनी लॉसेस में रही और लॉस होने के बावजूद कंपनी प्रॉफिट में दिखा रही थी, तो ये बबल कभी ना कभी बस्ट होना था। कंपनी के प्रमोटर्स को ये समझ चुका था कि ये बबल कभी ना कभी बस्ट होने वाला है। तो प्रमोटर्स ने अपना, आप लोग पढ़ते हो ना लॉक इन पीरियड, जो प्रमोटर्स का लॉक इन पीरियड था सिक्योरिटीज में, जैसे वो खत्म हो गया, प्रमोटर्स ने धीरे धीरे करके अपने शेयर्स मार्केट में बेचना शुरू कर दिया। प्रमोटर्स ने जब अपने शेयर्स मार्केट में बेचना शुरू किया, ओके, प्रशांत इज फ्रॉम रत्नागिरी, करेक्ट, तो प्रशांत में भी अवेयर ऑफ दिस। तो मैं बता रहा था प्रमोटर्स ने अपने शेयर्स मार्केट में बेचना शुरू कर दिया और एक वक्त ऐसा आ गया कि 97% होल्डिंग, कितना, 97% होल्डिंग एनरॉन कंपनी की प्रमोटर्स ने ऑफलोड कर दी थी मार्केट में और सिर्फ 3% शेयर्स प्रमोटर्स के पास बचे थे। इन द ईयर 1996 ये सब हुआ जब इस तरह से, उसके कुछ एक साल बाद कंपनी के प्रमोटर्स में से 2 प्रमोटर जो थे उनका आपस में झगड़ा हुआ। आज कहते हैं कि वो सब प्री प्लान था। एक प्रमोटर ने कंपनी छोड़ दी और कंपनी छोड़ने के कुछ 3 महीने बाद उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल की और प्रेस कॉन्फ्रेंस, जब अमेरिकन स्टॉक मार्केट लाइव था, उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने कह दिया कि एनरॉन कंपनी के बैलेंस शीट पेंडल में जो प्रॉफिट दिख रहा है पिछले 5 सालों से, वो बोगस है, कंपनी इज इनटू डीप लॉसेस, ये पूरा प्रॉफिट विंडो ड्रेसिंग है। जस्ट इमेजिन, जब ये न्यूज लाइव स्टॉक मार्केट में शेयरहोल्डर्स के सामने आई, इन्वेस्टर्स के सामने आई, एनरॉन कंपनी के शेयर्स मान लो उस वक्त ट्रेड कर रहे थे $300 पर, वो पत्तों की तरह नीचे आने लगे और एनरॉन कंपनी के शेयर्स की दाम अगले 7 दिनों में हो गया $5, वो भी सेलर, बायर कोई नहीं। $300 का शेयर गिरकर $5 हो गया, उसमें भी सेलर्स खड़े हैं, बायर कोई नहीं। इतना ह्यूज फॉल एक हफ्ते में एनरॉन कंपनी के शेयर्स में देखने में आया। जब ये सब कुछ हुआ तो डेफिनेटली नुकसान किसका हुआ? नुकसान रिटेल इन्वेस्टर्स का हुआ, नुकसान उन शेयरहोल्डर्स का हुआ जिन्होंने मार्केट से शेयर्स खरीदे थे। और प्रमोटर्स ने तो अपनी 97% होल्डिंग क्या कर दी थी? ऑफलोड कर दी थी। जब ये बात अमेरिकन गवर्नमेंट को पता चली, कंप्लेंट हुई, तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने, यूएस गवर्नमेंट ने इंक्वायरी की। यूएस का जो सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन है, सेक, उन्होंने इंक्वायरी की। इंक्वायरी में जब उन्हें पता चला कि इंक्वायरी के अंदर कंपनी के अंदर किसी एक डायरेक्टर को वो जिम्मेदार नहीं ठहरा सके, बिकॉज ये जो कुछ भी विंडो ड्रेसिंग हुआ था, जिस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग में ये विंडो ड्रेसिंग के फैसले होते थे, उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग में रोटेशनल बेसिस पर डायरेक्टर्स अब्सेंट रहते थे। तो कंपनी के अंदर कोई भी एक डायरेक्टर इसके लिए अकाउंटेबल वो नहीं ठहरा पाया। कोई एक डायरेक्टर जब इसके लिए अकाउंटेबल नहीं हो पाया तो यूएस गवर्नमेंट की आंखें खुल गई। जब इन्वेस्टर्स का प्रेशर था और यूएस गवर्नमेंट को लगा कि इतना बड़ा फॉल हुआ है, ये कंपनी का बोगस प्रॉफिटेबिलिटी है, बट हम किसी एक डायरेक्टर को इसकी जिम्मेदारी दे नहीं पा रहे, बिकॉज जब हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग्स देखते हैं तो डायरेक्टर्स रोटेशनल बेसिस पर एब्सेंट है। तो यूएस गवर्नमेंट को लगा हमें इसको लेकर कुछ स्ट्रिक्ट कदम उठाना पड़ेगा, वरना वो दिन दूर नहीं जब इन्वेस्टर्स का स्टॉक मार्केट से कॉन्फिडेंस हट जाएगा और किसी भी इकोनॉमी का जो नींव होता है, जो बेसिस होता है, वो उसका स्टॉक मार्केट होता है। यूएस गवर्नमेंट ने एक कमेटी अपॉइंट की और उसको कहा आप इस पर्टिकुलर स्कैम के अंदर स्टडी करो और आप हमें सिफारिश करो कि क्या एग्जैक्टली करना चाहिए, हमें दोबारा ऐसी घटना ना हो। इसलिए कमेटी ने अपना पूरा स्टडी किया और स्टडी करके कमेटी ने यूएस गवर्नमेंट को कहा हमें जो कुछ भी यूएस में करना है वो ऑलरेडी यूएस में पहले से है। एक टर्म यूएस में 1977 में इंट्रोड्यूस किया गया था, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बट सिर्फ उस टर्म को अब थोड़ा मजबूत बनाना है। व्हाट वाज कॉर्पोरेट गवर्नेंस? उस कमेटी ने कहा, आपने देखा होगा एनरॉन कंपनी के अंदर कंपनी के प्रमोटर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसीजन ले रहे थे। हर डिसीजन बोर्ड मीटिंग में होता था और क्यों भी रोटेशनल बेसिस पर डायरेक्टर एब्सेंट थे तो हम किसी डायरेक्टर को उस विंडो ड्रेसिंग के लिए अकाउंटेबल नहीं कर पाए। तो एक काम करते, आज के बाद, कमेटी ने कहा आज के बाद कंपनी में कोई भी डिसीजन लेना होगा तो कंपनी के अंदर का डिसीजन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं लेंगे। आज के बाद कंपनी के अंदर कोई भी डिसीजन लेना है, छोटा बड़ा, उसके लिए कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स होंगी, उसके लिए कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स होंगे। मतलब अगर कंपनी को कल को
फाइनेंस की जरूरत है, लोन की जरूरत है, तो ये लोन का डिसीजन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग में नहीं लिया जाएगा, उसकी एक फाइनेंस कमेटी होगी। कंपनी को ऑडिट कराना है तो उसकी एक ऑडिट कमेटी होगी। कंपनी को स्टेक होल्डर्स के ग्रीवेंसेस रिजॉल्व करना है तो उसका स्टेक होल्डर्स ग्रीवेंसेस कमेटी होगी, रिलेशनशिप कमेटी होगी। हर छोटे बड़े फैसले के लिए कंपनी में कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स होंगे जो वो डिसीजन लेंगे। गवर्नमेंट ने कहा इससे क्या होगा, उन्होंने कहा जब कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स डिसीजन लेंगे और डिसीजन लेकर पास ऑन करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उस डिसीजन को अप्रूवल देंगे। जब कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स डिसीजन लेंगे तो जब कल को ये डिसीजन अगर गलत साबित हुआ तो उस गलत डिसीजन के लिए यू कैन इजीली हेल्ड अकाउंटेबल द कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स। अच्छा, तो ये कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स में कौन होंगे? कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से ही डायरेक्टर्स होंगे, बट सारे नहीं, कुछ डायरेक्टर्स इस कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स में होंगे। तो जिस कमेटी के अंदर जो डायरेक्टर्स है वो कमेटी उस डिसीजन के लिए क्या होगी? अकाउंटेबल होगी। वो कमेटी उस डिसीजन के लिए क्या होगी? अकाउंटेबल होगी। अकाउंटेबल मतलब क्या? रिस्पॉन्सिबल होगी। और दोस्तों सब लोग है क्या मेरे साथ? उनको कहा गया कि कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स विल बी अकाउंटेबल, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द डिसीजंस। तो कमेटी जो भी डिसीजन लेगी वो डिसीजन अप्रूवल के लिए जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास भेजेगी तो इनडायरेक्टली कमेटी के डिसीजंस को हम क्या कर सकते हैं? क्रॉस चेक कर सकते हैं और हम ये देख सकते हैं वो डिसीजन सही लिया कि नहीं लिया। बिकॉज कमेटी के डिसीजन का अपने आप क्या होगा? कमेटी के डिसीजन पर कंट्रोल आएगा। कमेटी को पता है हमने जो भी फैसला लिया है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास जाने वाला है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको वेरीफाई करेंगे, मतलब कमेटी के फैसलों पर कंट्रोल आ जाएगा। कमेटी फैसला लेते सोच समझ के फैसला लेगी। गवर्नमेंट को उनका ये सजेशन कमेटी का सेशन काफी अच्छा लगा और यूएस में कॉर्पोरेट गवर्नेंस कानून को स्ट्रिक्टली फॉलो किया गया और उस दिन से यूएस गवर्नमेंट ने कहा henceforth every listed company in US must strictly comply with the corporate governance framework, जिसमें कंपनी के फैसले कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ना लेते हुए कौन लेगा? कमेंट करो मुझे। कंपनी के अंदर कंपनी के फैसले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ना लेते हुए कौन लेगा? वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। कौन लेगा बोलो मुझे। कौन लेगा फैसले? आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। यस, कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स लेंगे। और आप सबको पता है, आप कंपनीज एक्ट 2013 में पढ़ते हो ये अलग अलग कमेटी, ऑडिट कमेटी, आप पढ़ते हो नॉमिनेशन रेमिनेशन कमेटी, आप पढ़ते हो स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी। तो भैया ये किसकी देन है? ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो यूएस में आया उसकी वजह से इंडिया में भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस आया। और वही आपको समझना है, जब यूएस में कॉर्पोरेट गवर्नेंस कानून लागू किया गया तो यूएस के बाद जापान, जापान के बाद यूके के बाद जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंडिया, सब ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस कानून इंडिया में लाया। इंडिया में कुमार मंगलम बिरला, नाम तो सुने होगा, कुमार मंगलम बिरला कमेटी फॉर्म की गई थी। उनकी सिफारिश पर इंडिया में कॉर्पोरेट गवर्नेंस कानून लिस्टेड कंपनीज के लिए सबसे पहले लाया गया। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस ये जो टर्म है इसका ओरिजिन उस एनरॉन कंपनी के स्कैम के बाद, पहले से ये टर्म था बट एनरॉन कंपनी के स्कैम के बाद ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस को ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए कहा गया। ये हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ओरिजिन की स्टोरी देखते हैं। तो ये डेफिनेशन जो हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इस स्टोरी से समझते हैं वो क्या है, सब लोग मेरे साथ वो डेफिनेशन लिखेंगे। इससे हमें क्या समझता है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अनिमा ने पूछा है, बट सर तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कुछ ही इंपॉर्टेंट क्या लिखा है? बेटा तुम्हारा जो भी क्वेरी है आई डिस्कस दैट एट द एंड, बट फिर भी अभी पूछा तो मैं बता दूं। बट सर तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कुछ ही इंपॉर्टेंट क्या रह जाएगा ना, मतलब क्या बेटा? यू मीन टू से दैट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगा? तुम ये बोल रही हो अनिमा? इज योर क्वेश्चन लाइक दिस कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगा? यस अनिमा, व्हाट यू मीन टू आस्क बेटा? आई एम नॉट गेटिंग योर क्वेरी। यस अनिमा बेटा। बट सर तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कुछ ही इंपॉर्टेंट, आई एम नॉट गेटिंग, रह जाएगा ना? नहीं अनिमा बेटा, देन यू नॉट गॉट। देखो ये तुम्हें समझना है, मैंने क्या कहा, henceforth कंपनी के अंदर जो भी फैसले लिए जाएंगे वो कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स लेंगे। तो कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स में
वही डायरेक्टर्स हर कमेटी में नहीं होते। जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है टोटल, उनमें से कुछ डायरेक्टर्स एक कमेटी में, कुछ डायरेक्टर्स दूसरे कमेटी में, कुछ डायरेक्टर्स तीसरे कमेटी में। तो हर डायरेक्टर के पास अपनी अपनी कमेटी होगी और उस कमेटी के लिए वो डायरेक्टर अकाउंटेबल होगा। ध्यान रखना, जब कुछ ही डायरेक्टर्स इंपॉर्टेंट रह जाएंगे ऐसा नहीं होगा। ध्यान रखना, एवरी डायरेक्टर विल हैव अ रोल इन वेरियस डिफरेंट कमिटीज। नॉमिनेशन रेमिनेशन कमेटी है, ऑडिट कमेटी है, फाइनेंस कमेटी है, स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी है। हर डायरेक्टर को किसी ना किसी कमेटी में जगह डेफिनेटली मिलेगी। तो वो डायरेक्टर उस पर्टिकुलर कमेटी के फैसले के लिए अकाउंटेबल होगा। इज दैट क्लियर अनिमा बेटा? अनिमा, I'm waiting for a comment. Yes, दोस्तों मैं आपको कहूंगा आपकी क्वेरीज मुझे बहुत पसंद है। आई लव स्टूडेंट्स आस्किंग डाउट, बिकॉज जो स्टूडेंट डाउट पूछते हैं मतलब वो डिस्कशन में इन्वॉल्व होते हैं, वो सर की बातों को ध्यान से सुनते हैं। बट मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, उसको आप एक जगह लिख लो आपकी बुक में। एक पर्टिकुलर टाइम आने पर मैं पूरे ऑडियंस को, पूरी जनता को यहां पर पूछूंगा कि बेटा लोग कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो पूछ लो। उस वक्त वो डाउट आप सामने रेज करो, जिससे क्या होगा, क्लास का डिसिप्लिन भी मेंटेन रहेगा और हम एक पर्टिकुलर समय पर सारे क्वेरीज रिजॉल्व कर पाएंगे। तो क्वेरीज का रिपीटेशन भी नहीं होगा। आई होप इट इज क्लियर। क्लियर है तो एक बार थम्स अप कर दो सब लोग। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का डेफिनेशन क्या सामने आता है? तो हम कहते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज अ, मैं जैसे लिख रहा हूं वैसे लिखो, इज अ फॉर्मल सिस्टम। फॉर्मल क्यों कहते हैं? बिकॉज ये किसी लॉ के तहत इंट्रोड्यूस किया गया, किसी कानून के तहत इंट्रोड्यूस किया गया। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज अ फॉर्मल सिस्टम ऑफ क्या? अकाउंटेबिलिटी। फॉर्मल सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल। फॉर्मल सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल। किस लिए भाई? फॉर्मल सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल फॉर बेटर ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस। जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे लिखो, फॉर बेटर ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस एंड सेकेंड इसमें ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। दोस्तों मैं जो बता रहा हूं, ये जो टर्म है आपको समझना है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज अ फॉर्मल सिस्टम। क्या कह रहे हैं हम? कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉर्मल क्यों? बिकॉज ये लॉ के तहत, ये गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया ना, किसी लॉ के तहत, किसी रेगुलेशन के तहत। और फॉर्मल सिस्टम ऑफ क्या है? सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल। किस लिए भाई? फॉर बेटर ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। अब इसको टर्म बाय टर्म समझते हैं। नंबर वन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज अ फॉर्मल सिस्टम। ये तो मैंने बता दिया, ये एक लॉ के तहत, एक रेगुलेशन के तहत इंट्रोड्यूस होता है। ऑफ अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या? रिस्पॉन्सिबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या? रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंट्रोल मतलब क्या? मॉनिटर एंड वेरीफाई। फॉर्मल सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल किस लिए भाई? फॉर बेटर ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। सर कैसे? तो आप सबको पता है, मैंने कहा कॉर्पोरेट गवर्नेंस टर्म आने से कंपनी के अंदर जो भी फैसले है वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ना लेते हुए कंपनी की कमिटी ऑफ डायरेक्टर लेती है। और हर कमेटी को पता है कि उनके फैसले के लिए वो कमेटी क्या है? जिम्मेदार है। तो कमेटी को जब पता है कि उनके लिए वे फैसले के लिए वो खुद जिम्मेदार है, तो कंपनी अपना फैसला ज्यादा सोच समझ कर लेगी, तो कंपनी को बेटर डिसीजंस मिलेंगे। जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस से पहले नहीं था, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जैसे मर्जी आए वैसे फैसले लेते थे, बिकॉज किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। बट कॉर्पोरेट गवर्नेंस के आने से कमिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, तो कंपनी को बेटर ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस मिलने लगे। और कमिटी, जब अलग अलग कमिटीज है, तो कमिटीज में जो हेल्थी कंपटीशन होती है, हर कमिटी चाहती है कि वो सारी बाकी कमिटीज के
बेटर डिसीजन ले पाए और बेटर कंपनी का बेनिफिट कर पाए, तो हर कमिटी जो कंपनी के पास अवेलेबल रिसोर्सेस है, रिसोर्सेस आर स्कैर्स इन नेचर, उन रिसोर्सेस का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हुए डिसीजन लेगी। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की वजह से कंपनी के अंदर ना कि सिर्फ बेटर ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस होने लगे, कंपनी के रिसोर्सेस को ऑप्टिमली यूटिलाइज किया जाने लगा। और ये काम कौन कर रहा था? कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स, जिनकी अपने आप अकाउंटेबिलिटी बढ़ गई और कंट्रोल उनके ऊपर आया इन द फॉर्म ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अरे सब लोग है क्या मेरे साथ? ये डेफिनेशन याद रखने के लिए मैंने उसको इस तरह से चार्ट पैटर्न में डिवाइड किया है। अगर मैं आपको ये डेफिनेशन लिखकर देता, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज अ फॉर्मल सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल फॉर बेटर ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस एंड यूज ऑफ रिसोर्सेस, आप लिख लेते हैं, बट याद कैसे रख पाते हैं? तो इसको याद रखना बड़ा आसान है। मैं एक हिंट दे रहा हूं आपको। यहां पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस दो वर्ड्स है, तो याद रखना है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सर ने कहा था दो वर्ड्स है, सो दो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के टू वर्ड्स है, दो अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस दो, फिर उसके बाद अगला दो अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल, उसका अगला दो बेटर ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, दोनों को जोड़ दो, फॉर्मल सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल फॉर बेटर ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। समझा है तो ताली हो ताली, आई वॉन्ट ताली, सम कमेंट्स, सम स्माइली। आई प्रिज्यूम सबने लिखा है और सबको ये डेफिनेशन याद भी रहेगा, ये टेक्निक मैंने बताया है। अगर समझा है तो आई वॉन्ट योर कमेंट्स। कोई सवाल है तो पुट योर क्वेरीज। यहां पर अभी आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो। मैंने अभी आपको सिर्फ डेफिनेशन बताया, मीनिंग बताया कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। यस, दैट्स लाइक माई स्टूडेंट्स। फटाफट सब लोग कमेंट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। झील, सचिन, दुर्वेश, निमिषा, मिनल, उत्कर्ष, अनिमा, प्रतीक, भावना, क्या बात है भाई, सबको डेफिनेशन समझ में आ गया। समझ में आ गया? एक काम करते हैं, लेट अस सी क्रॉस चेक, क्या सबको डेफिनेशन याद है? ओके, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सर ने कहा था कॉर्पोरेट गवर्नेंस अ फॉर्मल सिस्टम, फॉर्मल क्यों? एक लॉ के तहत, एक रेगुलेशन के तहत, अ फॉर्मल सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल, अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल। अगला दो, फॉर बेटर ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। अकाउंटेबिलिटी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंट्रोल मतलब क्रॉस चेक, वेरीफाई वेदर द डिसीजंस आर देयर टेकन करेक्ट और नॉट। ओके, तो कैसे होता है? कंपनी की जो कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स है वो डिसीजन लेगी और वो डिसीजन पास ऑन करेगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उस डिसीजन को शेयरहोल्डर्स की मीटिंग में अप्रूवल के लिए रखेंगे, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वही डिसीजन को शेयरहोल्डर्स के पास पास ऑन करेंगे जो डिसीजन को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुद सहमति देते हैं। तो डेफिनेटली कंपनी के कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स के डिसीजंस कौन फिल्टर करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और उसके बाद वो शेयरहोल्डर्स के सामने जाएंगे फॉर देयर अप्रूवल। सो दैट इज द वे कंपनी के डिसीजंस लिए जाते हैं। और आपको पता होगा ये जब टर्म यूएस में 1999 में स्ट्रिक्टली एनफोर्स हुआ, आप सबको पता है जे ईरानी कमिटी जो 2004 में फॉर्म की गई थी, उस कमिटी ने अपने 2005 के रिपोर्ट में गवर्नमेंट को एग्जिस्टिंग कंपनीज एक्ट 1956 में जो चेंजेस लाने के लिए कहा था, वो चेंजेस इस कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बेसिस पर ही लाने के लिए कहा था। और इसी की बदौलत कंपनीज एक्ट 2013 में हम नॉमिनेशन रेमिशन कमेटी देखते हैं, हम ऑडिट कमेटी देखते हैं, हम स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी देखते हैं, हम सीएसआर कमेटी देखते हैं। कंपनी के अंदर हर फैसले के लिए हम कमेटी देख रहे हैं। सबको क्लियर है? तो एक थम्स अप कर दो, हम आगे बढ़ते हैं। अब मेरा कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर अगला पॉइंट है कि भैया हमने मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस देख लिया, सर आपने बता दिया कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बट ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस के आने से, इसको स्ट्रिक्टली एनफोर्स जब किया गया तो इससे क्या बदलाव आया? क्या ऐसी जरूरत पड़ी कि जिसकी वजह से कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जरूरत को बहुत नीडफुल था कॉर्पोरेट गवर्नेंस? तो हम कहते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, फीचर्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के फीचर्स में आप सबको पता है कंपनी के अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब क्या? कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स विल टेक द डिसीजन। तो जब कंपनी के अंदर फैसले कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स लेंगे और वो डिसीजंस कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स लेकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सेंड करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर वो डिसीजन सही होगा तो शेयरहोल्डर्स के पास मीटिंग में अप्रूवल के लिए भेजेंगे। ये प्रोसेस, ये सीक्वेंस जो फॉलो किया जाने लगा, पहले ऐसा नहीं था।
एनरॉन कंपनी के बैलेंस शीट में जब लॉस था, प्रॉफिट दिखाने का फैसला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने खुद ही ले लिया, इसके लिए शेयरहोल्डर्स के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, और वो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रोटेशनल बेस पर लिया, तो कोई एक डायरेक्टर उसके लिए अकाउंटेबल नहीं था। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के आने से सबसे पहले हम कहते हैं कंसेंसस, क्या कहते हैं, कंसेंसस ओरिएंटेड डिसीजंस आने लगे। कंपनी में जो भी फैसले आने लगे वो कंसेंसस ओरिएंटेड होने लगे। व्हाट इज कंसेंसस ओरिएंटेड? बराबर सर्वसहमति से, सबके सहमति से, विद द कंसेंट ऑफ ऑल मतलब कौन? कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, शेयरहोल्डर्स। भाई यही तो लोग है ना कंपनी में, यही लोग है कंपनी के अंदर। तो कंपनी के अंदर जो डिसीजंस होने लगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के आने से, वो कंसेंसस ओरिएंटेड डिसीजंस आने लगे, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस की वजह से पार्टिसिपेशन, हम कहते हैं पार्टिसिपेशन या पार्टिसिपेटरी बढ़ गया। सबका पार्टिसिपेटरी, सबका मतलब क्या? पहले जो इक्का दुक्का डायरेक्टर्स या इक्का दुक्का मेजोरिटी जो शेयरहोल्डर्स है, या जो कंपनी के अंदर हम कह सकते हैं वो डायरेक्टर्स जिनके पास मेजोरिटी होल्डिंग है, प्रमोटर्स है, वो डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते थे। अब कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बाद डिसीजन मेकिंग पावर है नहीं, छोटी छोटी कमिटीज है, तो डेफिनेटली सबका पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, सबके पास अथॉरिटी आएगा, पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल। देन नंबर 2, जब हर डिसीजन क्या होगा, कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास जाएगा, वो शेयरहोल्डर्स के पास जाएगा, तो कोई भी फैसला जब कंपनी लेगी उस फैसले के अंदर क्या आ जाएगा? ट्रांसपेरेंसी आ जाएगा। कॉर्पोरेट गवर्नेंस की वजह से कंसेंसस ओरिएंटेड डिसीजंस आने लगे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की वजह से पार्टिसिपेशन बढ़ा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की वजह से ट्रांसपेरेंसी आ गया कंपनी के काम करने के तरीके में और डिसीजन मेकिंग में। नंबर 4, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की वजह से फॉलो द रूल ऑफ लॉ, किसी ने थोड़ी देर पहले कहा था, कंप्लायंस ऑफ लॉ इन द लेटर एंड स्पिरिट। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बेटर डिसीजंस कब होंगे? जब सारे नियमों को, सारे लॉ का कंप्लायंस होगा। तो हर कमिटी कोई भी फैसला लेते वक्त लॉ की चौखट को ध्यान में रखते हुए फैसला लेती थी, बिकॉज कमेटी को पता था अगर वो फैसला गलत होगा तो उस फैसले के लिए कमेटी खुद जिम्मेदार है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के आने से अपने आप रूल्स ऑफ लॉ फॉलो होने लगे। नंबर 5, एफिशिएंसी, ये भी इंटरेस्टिंग है, इफेक्टिवनेस एंड इक्विटी। व्हाट इज एफिशिएंसी? हम कहते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस में जब सबका पार्टिसिपेशन आने लगा, कंसेंसस ओरिएंटेड डिसीजन होने लगे, तो जो कंपनी के क्या थे, मैनेजमेंट एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, बीओडी एंड मैनेजमेंट, उनके काम करने के तरीके में इंप्रूवमेंट आ गया, एफिशिएंसी आ गया, बिकॉज नाउ दे नो कि वो क्या अपने डिसीजंस के लिए जिम्मेदार है। एफिशिएंसी इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड मैनेजमेंट वर्किंग, इफेक्टिवनेस इन द स्ट्रेटेजी, एंड जब हर डायरेक्टर को किसी ना किसी कमेटी में जगह है, तो हम कहते हैं इक्विटी, मतलब क्या? इक्वालिटी या इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल। हर डायरेक्टर को डिसीजन मेकिंग में इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के आने से एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस एंड इक्विटी में इंप्रूवमेंट आया। एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस एंड इक्विटी में इंप्रूवमेंट आया। भैया कॉर्पोरेट गवर्नेंस के आने से कंसेंसस ओरिएंटेड डिसीजंस हुए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के आने से पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल हो गया, ट्रांसपेरेंसी इन डिसीजंस हो गया, फॉलो द रूल ऑफ लॉ हो गया, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस एंड इक्विटी बढ़ गया। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के आने से देयर से जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ गई। एंड लास्टली नॉट टू फॉरगेट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के आने से रिस्पॉन्सिवनेस। व्हाट इज रिस्पॉन्सिवनेस? भैया क्विक डिसीजन। जब कंपनी में पता है कि फाइनेंस का डिसीजन फाइनेंस कमेटी लेगी, तो कल को कंपनी को पैसों की जरूरत आ पड़ी, तो इसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बोर्ड मीटिंग में ये प्रपोजल रखकर फिर बोर्ड मीटिंग में इसका डिस्कशन करने की जरूरत नहीं। कंपनी को फाइनेंस की जरूरत है, तुरंत फाइनेंस कमेटी डिसीजन लेगी। कंपनी को ऑडिट कराना है, तुरंत ऑडिट कमेटी आएगी। कंपनी को मान लो डायरेक्टर अपॉइंट करना है, नॉमिनेशन रेविशन कमेटी को टास्क दिया जाएगा। तो कंपनी के अंदर डिसीजन करने का जो हम कहते हैं टाइम फ्रेम है, उसका रिस्पॉन्सिवनेस क्विक हो गया। हम कहते हैं रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, फास्टर डिसीजंस एंड बेटर डिसीजन। भैया क्विक डिसीजंस होंगे तो रिसोर्सेस ऑप्टिमली यूटिलाइज होंगे, वरना पता चला गवर्नमेंट की तरह आज कमेटी फॉर्म हुई, 2-4 साल बाद कमेटी फैसला ले लिए, उसके 6-7 साल बाद इंप्लीमेंट हो रहा है, तब तक तो पता चला कंपनी बैंकरप्ट हो गई।
तो कंपनी के अंदर रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ गया। हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस की इन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को अगर याद रखना है, जैसे डेफिनेशन याद रखा था, डेफिनेशन कैसे याद रखा था, डेफिनेशन का बोलो मुझे, मैंने एक डेफिनेशन का शॉर्टकट दिया था आपको। और द शॉर्टकट ऑफ डेफिनेशन, मैंने एक मैथमेटिकल वर्ड्स यूज किए थे, अल्फाबेट्स, मैथमेटिकल नंबर्स यूज किए थे, मैथमेटिकल नंबर्स। बोलो कौन से मैथमेटिकल नंबर्स थे वो डेफिनेशन याद रखने के लिए। फिर मैं आपको इसका टेक्निक देता हूं, फीचर्स को याद रखने का टेक्निक देता हूं। यस, कोई बोलेगा? यस भावना, इट वॉज, हम कहते हैं यस करेक्ट जिनी। टू टू टू, कैसे टू टू टू? टू मतलब कॉर्पोरेट गवर्नेंस, दिस टू मतलब बोलो अकाउंटेबिलिटी, कंट्रोल, एंड दिस टू मतलब बेटर ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। जब मैं इन टू को जोड़ देता हूं तो हम कहते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज अ फॉर्मल सिस्टम। क्या कहते हैं? फॉर्मल सिस्टम। तो याद कैसे रहेगा? कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज अ फॉर्मल सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल फॉर बेटर ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्या बात है, डेफिनेशन याद रह जाएगा। वेरी गुड। वैसे ही अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, वो याद रखना है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को याद रखने के लिए ये शॉर्टकट टेक्निक में दे रहा हूं भैया। ये जो 7 फीचर्स है इसको याद कैसे रखना है, उसको याद रखने के लिए मैं इन 7 फीचर्स के उधर लिखता हूं। सीपीटी फियर, सीपीटी कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट, सीए एग्जाम का एंट्रेंस टेस्ट होता था। अब तो सीए में सीए फाउंडेशन है, सीएस में सीएस ईटी है, बट सीपीटी एक जगह एक समय पर सीए में एंट्रेंस एग्जाम होता था। सीपीटी फियर, सी स्टैंड्स फॉर कंसेंसस ओरिएंटेड, पी स्टैंड्स फॉर पार्टिसिपेटरी, टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसपेरेंसी। सीपीटी हो गया। उसके बाद एफ स्टैंड्स फॉर फॉलो द रूल ऑफ लॉ, ई स्टैंड्स फॉर एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस एंड इक्विटी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस एंड इक्विटी। Then A stands for accountability and R stands for responsiveness. क्या बात, क्या बात, क्या बात। 7 की 7 फीचर्स याद रखना है। सर ने कहा शॉर्टकट है सीपीटी फियर, सर ने कहा शॉर्टकट है सीपीटी फियर। क्या आप याद रख पाओगे? क्या आप सीपीटी फियर याद रख पाओगे? अगर रख पाओगे तो मुझे आप लोगों का कमेंट चाहिए, कोई अच्छा सा प्यारा सा कमेंट चाहिए। लेट मी सी आप रख पाओगे कि नहीं। कोई भी जो तुम्हें सही लगे वैसा कमेंट करो। लेट मी सी। भैया मैं कोई शेरो शायरी नहीं कर रहा हूं। दुर्वेश भाई वाह वाह, दुर्वेश कह रहा है वाह वाह, दुर्वेश बोल रहे वाह वाह, ओके वाह वाह। गजब, उत्कर्ष बोल रहा है गजब, गजब बोल रहा है गजब। क्या बात है, गजब। ये बहुत भारी लगा मेरे को वर्ड गजब। डिसीजन मेकिंग, कृष्णा बोल रही है। जिनी जिनी आग लगा रही है, आग। ऑब्वियसली, भावना बोलती है ऑब्वियसली, ऑब्वियसली। क्या बात है। जानवी हेडा, शादी के बाद जब लोग पहली बार घर जाते हैं तो उधर वो ठप्पा मारते ना दीवार पर, जो नवी नई दूल्हे होती, जानवी हेडा ठप्पा मार रही है, ठप्पा। सर आप ठप्पा। सीपीटी फियर, सीएस प्रोफेशनल नो फियर। क्या बात है साहिल, ये हुआ बात। सीपीटी फियर, सीएस प्रोफेशनल नो फियर। यस सर। रात क्या रट लेंगे, बट रटने में प्रॉब्लम होती थी थोड़ी, बट अब रटना है नहीं। बहुत सिंपल तरीका मैंने बता रहा है। डर, यस सर याद रहेगा। श्योर सर, आग लगा दी। क्या बात है, बहुत भारी। दोस्तों हमने कॉर्पोरेट गवर्नेंस का स्टोरी देखा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस टर्म का क्या देखा, स्टोरी देखा। एनरॉन कंपनी के स्कैम के बारे में बताया आपको। फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंडिया में कुमार मंगलम बिरला ने इंट्रोड्यूस किया, वो बताया आपको। फिर आपको ये भी बताया कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस टर्म का तहत उसका मीनिंग बताया। कॉर्पोरेट गवर्नेंस टर्म का हमने क्या देखा, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखा। तो ये फीचर्स देखने के बाद
हमें ये समझ में आता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो बेसिस है, बेसिस भैया हमारा सब्जेक्ट क्या है, गवर्नेंस। मैंने कल के लेक्चर में आपको बताया था, फर्स्ट लेक्चर में, हमारी इंस्टीट्यूट ICSI हमें किस रूप में देखना चाहती है, हमें गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रोफेशनल्स के रूप में देखना चाहती है। तो अगर हमें गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रोफेशनल्स के रूप में देखना चाहती है तो भैया हमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इन डेप्थ में, डिटेल में समझना होगा, पढ़ना होगा और उसको अपने अंदर कूट कूट के भरना होगा। तो इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ये जो लास्ट टर्म है, बेसिस, बेसिस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बेसिस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जो हमारा ऊपर का डिस्कशन हुआ मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, और हमने जो डिस्कशन किया डेप्थ, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, अब हम देख रहे हैं बेसिस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। चैतन्य भाई को ज्यादा टेंशन मैराथन का है। भैया मैराथन का क्या करते हो, मैं ऐसे पढ़ा रहा हूं चैतन्य भाई, तुमको मैराथन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं क्या बता रहा हूं, मैराथन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मेरी बात ध्यान सुनना, मैराथन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ये मेरा वादा रहा। बेसिस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, क्या कहा निखिल ने, चिंता चिता समान है डारो, समान है डारो, क्या बात है भाई। कुछ बेसिस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बेसिस मतलब भैया हमने मीनिंग देखा है, हमने कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखा है, तो इन फीचर्स और मीनिंग को देखने के बाद हमें समझता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का सबसे बड़ा जो बेस है, जो बुनियादी ढांचा है, जो फाउंडेशन है, जिस पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, विराजमान है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस किस पर विराजमान है, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस ट्रांसपेरेंसी पर विराजमान है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस किस पर विराजमान है, ट्रांसपेरेंसी पर। कॉर्पोरेट गवर्नेंस से क्या बढ़ गया, ट्रांसपेरेंसी बढ़ गया। कॉर्पोरेट गवर्नेंस से क्या बढ़ गया, अकाउंटेबिलिटी बढ़ गया। कॉर्पोरेट गवर्नेंस से क्या बन गया, बढ़ गया, कंपनी के डिस्क्लोजर्स ज्यादा बेटर होने लगे, सारे डिस्क्लोजर्स कंप्लायंसेस होने लगे। कॉर्पोरेट गवर्नेंस से डिस्क्लोजर ज्यादा अच्छे से होने लगे। कॉर्पोरेट गवर्नेंस से क्या बढ़ गया, कॉर्पोरेट गवर्नेंस से इंटीग्रिटी बढ़ गई। इंटीग्रिटी कैसे बढ़ गई, बिकॉज कंपनी के अंदर हर डायरेक्टर को कोई ना कोई पार्टिसिपेशन रोल है, हर एक का महत्व है, हर एक के पास अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल है, हर एक का कोई ना कोई हम कह सकते हैं अथॉरिटी है। तो जब आपके पास अथॉरिटी होगा तो डेफिनेटली आपकी इंटीग्रिटी और लॉयल्टी आपकी कंपनी के प्रति बरकरार रहेगी। ये इंटीग्रिटी से मुझे बहुत अच्छा एग्जाम्पल याद आया, मैं आपको उसका एक छोटा सा स्टोरी बोलना चाहता हूं। मैं वो स्टोरी आपको बताऊं उससे पहले ये बेसिस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको याद कैसे करना है, ताड़ी हो ताड़ी, ताड़ी, व्हाट इज ताड़ी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, डिस्क्लोजर्स एंड इंटीग्रिटी। अरे बोलो भाई, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, डिस्क्लोजर्स एंड इंटीग्रिटी, दिस इज द बेसिस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। मैं आपको इंटीग्रिटी के ऊपर वो स्टोरी बताने वाला था, तो वो बताऊं उससे पहले आपको बेसिस अगर क्लियर है तो दो थम्स अप करो, और स्टोरी अगर आपको सुनना है, बहुत ही अच्छा स्टोरी है, तो ए भी बोलो, आप आगे बढ़ो। ए बी बोलो, आई वॉन्ट ए बी, आप आगे बढ़ो। टेल मी ए बी, टेल मी ए बी, आप आगे बढ़ो। क्या बात है, सब लोग स्टोरी जानने के लिए उत्सुक है। तो ये इंटीग्रिटी का, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो टर्म है इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, लॉयल्टी, इसका बहुत अच्छा स्टोरी है जो मेरे एक फ्रेंड के साथ हुआ है, रियल लाइफ की स्टोरी है, बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स है। दोस्तों, मैं पुणे के जिस हॉस्टल में रहता था, हॉस्टल का नाम था HND जैन हॉस्टल, HND जैन बोर्डिंग। मैं रहता था HND जैन बोर्डिंग में, पुणे के अंदर मैं HND जैन बोर्डिंग में रहता था। और हमारे हॉस्टल में एक स्टूडेंट था जो पुणे के नजदीक घोड़नदी शिरूर से आया हुआ था। घोड़नदी शिरूर से आया हुआ था, उसके घर में उसके पापा का ग्रोसरी का बिजनेस था, किराने का बिजनेस था। ये बंदा पुणे में बीकॉम करने के लिए आया था। पापा ने उसको बोला था तू जाकर पुणे से ग्रेजुएशन की डिग्री बीकॉम ले ले और वापस आके घर का बिजनेस संभालना है। ये होशियार बहुत था, पर उसका लाइफ में कोई एम नहीं था, कोई एम्बिशन नहीं था। वो सिर्फ पुणे में हॉस्टल में आ गया बीकॉम करने के इरादे से। अब आप देखो, होशियार था बट सिर्फ बीकॉम करने के लिए आया था। देयर वाज नो एम एंड एम्बिशन इन लाइफ। पता था कि घर का किराने का बिजनेस करना है। उसकी फूटी किस्मत देखो, थर्ड ईयर बीकॉम के एग्जाम में वो फेल हो गया। थर्ड ईयर बीकॉम के एग्जाम में वो फेल हो गया। फेल होने के बाद हॉस्टल में 2 टर्म में एडमिशन होते थे, पहले 6 महीना, अगला 6 महीना। तो जब वो फेल हो गया तो उसके पापा ने उससे बोला अभी फेल हो गया, क्या करेंगे, एक काम कर, ये 6 महीना हॉस्टल में एडमिशन ले ले और बीकॉम का अक्टूबर में एग्जाम दे देना, पास होके फिर घर का आके बिजनेस करना। उसने कहा ठीक है।
अब जून जुलाई में हॉस्टल में नया टर्म स्टार्ट हुआ, इसने 6 महीने के लिए फर्स्ट टर्म के लिए एडमिशन लिए, सोचते भी कि अक्टूबर में एग्जाम दे दूंगा। काम तो कुछ था नहीं, बीकॉम के लिए इतना पढ़ना तो था नहीं। वो जिस रूम में रहता था उस रूम के नजदीक सारे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स थे, तो उसकी काफी जान पहचान इंजीनियर फ्रेंड्स के साथ थे। उसके जो इंजीनियर फ्रेंड्स थे वो काफी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, सीओईपी पुणे में थे। अब सीओईपी पुणे का इन द मंथ ऑफ सितंबर, ध्यान से सुनना, इन द मंथ ऑफ सितंबर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे का अंदर, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे के अंदर इंफोसिस कंपनी का पदार्पण हुआ, आगमन हुआ फॉर सम कैंपस इंटरव्यूज के लिए सितंबर में इंफोसिस कंपनी आई और उन्होंने एक एप्टीट्यूड टेस्ट रखा। इंफोसिस कंपनी ने सितंबर में एप्टीट्यूड टेस्ट रखा इंजीनियर्स के लिए। अब उसके सारे फ्रेंड्स उस एप्टीट्यूड टेस्ट को जाने वाले थे। इंफोसिस कंपनी का संडे के दिन था एक दिन, तो ये कुछ करेगा नहीं, तो उन्होंने कहा तू क्या करेगा, चल एक काम कर, हम टेस्ट देंगे, वहां से घूमने जाएंगे कैंप। तो इसने कहा ठीक है चलो मैं भी आता हूं। वो एप्टीट्यूड टेस्ट ऐसा था कोई भी बैठ के वो एप्टीट्यूड टेस्ट दे सकता था। ये गया बाहर रुक के क्या करेगा, तो ये अंदर बैठा एप्टीट्यूड टेस्ट देने के लिए। अब मैंने पहले कहा होशियार तो बहुत था दोस्तों, उन सारे दोस्तों में सिर्फ यही बंदा एप्टीट्यूड टेस्ट पास हो गया। देखो आप, ये बंदा एप्टीट्यूड टेस्ट पास हो गया। इंफोसिस कंपनी ने उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया। अब इंटरव्यू के लिए बुलाया, इंटरव्यू में उससे सवाल पूछा व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन, तो उसने कहा मैं 3rd ईयर बीकॉम फेल हूं, अभी अक्टूबर में एग्जाम देने वाला हूं। कंपनी का वो जो एचआर था उसने सर को हाथ लगाया, बट उसके एप्टीट्यूड के मार्क्स काफी अच्छे थे, तो उसने उसे कहा एक काम करो, अभी हम तुम्हें फरवरी महीने तक का, अगले 5 महीने की मोहलत दे रहे, तुम अक्टूबर की एग्जाम क्लियर कर लो और क्लियर होने के बाद तुम्हारा रिजल्ट लाके हमें दिखाओ। ये साल था 1999-2000। जब इंफोसिस कंपनी ने उसे कहा कि तुम एग्जाम क्लियर करो और हमें लाकर तुम्हारा रिजल्ट दिखाओ, उसको एक सेल्फ मोटिवेशन मिल गया। उसने इंफोसिस कंपनी के एचआर के उस कहने पर अक्टूबर में जी जान करके मेहनत लगाई, बीकॉम पास हुआ और इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड फरवरी फर्स्ट वीक उसने जाकर एचआर के पास उसका रिजल्ट दे दिया। इन द ईयर 2001 उसको इंफोसिस कंपनी ने असिस्टेंट जूनियर असिस्टेंट ट्रेनी कहते हुए उस वक्त 2001 में नौकरी पर रखा था और उसकी तनख्वाह थी 3000 रुपए। उसकी तनख्वाह थी 3000 रुपए, जूनियर असिस्टेंट ट्रेनी। आज 2021 में एग्जैक्टली 20 साल बाद वो मेरा जो फ्रेंड, 3rd ईयर बीकॉम फेल फ्रेंड, आज इंफोसिस कंपनी का महाराष्ट्र रीजन का एरिया सेल्स हेड है विद अ ईयरली पैकेज ऑफ 1.5 CR, विद ईयरली पैकेज ऑफ 1.5 CR। कैसे एक व्यक्ति की लाइफ 360 डिग्रीज चेंज होती है विद बेटर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कैसे बेटर डिसीजंस। उसका क्वालिफिकेशन 3rd ईयर बीकॉम फेल था बट एप्टीट्यूड टेस्ट में पास था। एप्टीट्यूड टेस्ट में पास था, कंपनी ने उसे चांस देना चाहा, फेयर चांस था और वो बंदा आज इंफोसिस कंपनी में 20 साल से लॉयल है। एंड लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, उसकी इंटीग्रिटी के बाद उसको इन द ईयर 2015, मतलब आज से 6 साल पहले, टीसीएस कंपनी ने जो उसका पैकेज था उससे दुगुना पैकेज, डबल पैकेज उसको ऑफर किया था फॉर ज्वाइनिंग टीसीएस। बट उसने कहा सॉरी, मैं जिस कंपनी ने मेरी लाइफ चेंज कर दी, जिस कंपनी की वजह से मैं आज इस सेक्टर में आया, फील्ड में आया, वरना मैं पूरी जिंदगी ग्रोसरी का बिजनेस करता, तो आज मैं उस कंपनी को छोड़ नहीं सकता है। और ये उसकी इंटीग्रिटी उसने दिखाई। इंफोसिस कंपनी ने उसकी इस इंटीग्रिटी के लिए उसको सारे कोर्सेस, अगर आपको पता होगा कोर्सेस 6 सिग्मा लेवल, 6 सिग्मा, TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ये जो कोर्सेस होते हैं, ये कोर्सेस की फीस लाखों में होती है। कंपनी ने अपने खर्चों से उसको ये कोर्सेस का सर्टिफिकेशन देने लगाया, कोर्सेस का रजिस्ट्रेशन किया और उसने कोर्सेस की एग्जाम भी क्लियर की। टुडे इवन दो इज ओनली बीकॉम, उसका जो नॉलेज है वो हम सबसे, हमारे दोस्तों के कंपैरिजन में कई ज्यादा है। कहने का पर्पस सिर्फ इतना है, एक छोटी सी बात, जब कंपनी के अंदर जो डिसीजन लिया गया, वो डिसीजन, वो जो एप्टीट्यूड टेस्ट था वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए था, बट डिसीजन लिया गया कि भैया ये बंदा एप्टीट्यूड टेस्ट पास हुआ, क्यों ना इसको चांस दे, हमें तो क्या है क्वालिटी बंदे चाहिए। वो डिसीजन, एक डिसीजन कैसे एक व्यक्ति की लाइफ 360 डिग्री चेंज करती है और कैसे इंटीग्रिटी टुवर्ड्स कंपनी बढ़ाती है, ये बहुत छोटा सा जीता जागता नमूना है। आई होप सबको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अरे पसंद आई है तो कुछ कमेंट तो करो, यस नो, कुछ भी चाहो तो बोलो भाई।
कुछ तो बोलो। यस, साक्षी ने, बहुत देर बाद साक्षी ने जवाब दिया। यस सर, क्या बात है सर। ओके दोस्तों, ये ऐसे काफी काफी स्टोरीज है, काफी काफी रियल लाइफ एग्जांपल्स है जो हम हमारे गवर्नेंस के पूरे सिलेबस के वक्त देखने वाले हैं। मैंने बहुत छोटा सा नमूना आपको दिया है। अब ये आज के सेशन में हमने जो डिस्कस किया है उसको लेकर मैं आपको सवाल पूछूंगा, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। सो एवरी वन ऑफ यू विल टेल मी, I'll just use a sentence, you have to fill in the blanks. Everyone has to tell me, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ओरिजिन डैश कंट्री से रिलेटेड है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस ओरिजिन इज रिलेटेड टू डैश कंट्री। कॉर्पोरेट गवर्नेंस ओरिजिन इज रिलेटेड टू डैश कंट्री। यस, यूएसए। कॉर्पोरेट गवर्नेंस टर्म जब यूएस में आया तो यूएस के बाद इंडिया में कॉर्पोरेट गवर्नेंस टर्म को इंट्रोड्यूस किया गया ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ डैश कमिटी। कॉर्पोरेट गवर्नेंस टर्म को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ डैश कमिटी। बोलो, ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ डैश कमिटी। इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ डैश कमिटी। मैंने आपको बताया हमारे डिस्कशन में। ना ना ना, नॉट जे ईरानी, यूर रॉन्ग अहिल। यस, कुमार मंगलम बिरला। जे ईरानी कमेटी के सिफारिश पर तो कंपनीज एक्ट का बिल इंट्रोड्यूस हुआ था। कुमार मंगलम बिरला कमेटी, कुमार मंगलम बिरला कमेटी, ध्यान रखना, कुमार मंगलम बिरला कमेटी के बाद। अच्छा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर एक फॉर्मल सिस्टम, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज अ फॉर्मल सिस्टम ऑफ डैश एंड डैश, इज अ फॉर्मल सिस्टम ऑफ डैश एंड डैश। Corporate governance is a formal system of dash and dash. Accountability and control, correct Sakshi? Accountability and control. Accountability and control that will lead to better dash and dash. That will lead to better dash and dash. Corporate governance will lead to better dash and dash. Accountability and control for better dash and dash. For better dash and dash. Accountability and control will lead to for better dash and dash, for better organizational decisions and use of resources. Correct Urvashi beta, you're right. For better organizational decisions and optimum utilization of resources. क्या बात है? For better organizational decisions and optimum utilization of resources. Perfect. सबने एकदम बढ़िया तरीके से कहा है। अब मुझे बोलो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है उसका निमोनिक एक्रोनिम क्या है हमारा? क्या है निमोनिक एक्रोनिम? याद रखने के लिए 7 फीचर्स का निमोनिक एक्रोनिम क्या है? जस्ट नेम द एक्रोनिम। व्हाट इज द एक्रोनिम? व्हाट इज द एक्रोनिम फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस फीचर्स? Yes, CPT clear. In that, C stands for consensus-oriented decisions. P stands for participation. T stands for transparency. F stands for follow the rule of law. E stands for efficiency, effectiveness, and equity. A stands for accountability, and R stands for responsiveness. Corporate governance का जो बेसिस है वो किसमें है? ताड़ी में ताड़ी। ताड़ी मतलब ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, डिस्क्लोजर्स एंड इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी भाई, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का बेसिस क्या है? ताड़ी है, ताड़ी। कॉर्पोरेट गवर्नेंस से क्या मिलता है? ताड़ी मिलता है, ताड़ी। कॉर्पोरेट गवर्नेंस से क्या होता है? ताड़ी होता है, ताड़ी। तो इस बात पर हो जाए टाली, इस बात पर हो जाए टाली। अरे बोलो भाई, टाली, टाली हो टाली। अरे गधो, टाली दो टालो। जब मैंने गधो कहा तो उसमें गधिया इंप्लाइड है। टाली दो टाली। हम लोग ये एग्जाम में लिख सकते क्या? ऑफ कोर्स अनिमा बेटा, व्हाई नॉट। मैंने मज्जा कहते हुए नहीं दिया। अच्छा, कौन सा? इंटीग्रिटी वाला एग्जाम्पल। इंटीग्रिटी वाला स्टोरी नहीं लिखने का। हाँ, एनरॉन कंपनी के बारे में तो हम फर्स्ट चैप्टर में देखने वाले।
कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में, वहां पर तो एग्जाम्पल आने वाला है बेटा। हाँ, मैंने जो स्टोरी दिया HND ऑस्ट्रेलिया का, मेरे फ्रेंड का, वो एग्जाम्पल नहीं लिखना है बेटा, वो एग्जाम्पल नहीं लिखना है। चलो आज के लिए मुझे टाटा बाय बाय बोलो। बचा हुआ डिस्कशन हम अगले सेशन में कल करेंगे। टाटा बाय बाय बोलो, सलाम नमस्ते बोलो, बचेंगे तो और भी लड़ेंगे, दुआओं में याद रखो। अरे टाटा बाय बाय बोलो रे। कौन सबसे पहले टाटा बाय बाय करता है? बाय 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 बाय, सी यू सून।